गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है, आज हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसे कहते हैं, इसको जनरली फाई से नोटेशन हम देंगे। ठीक है, अब चाहे थीटा भी ले सकते हो, वो डिफरेंट बुक डिफरेंट तरीके से लेता है। ठीक है, तो समझते हैं कि ये क्या होता है कि व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, ये ब्लॉक है, इस पे एफ फोर्स लग रहा है। देखिए एफ फोर्स लगा रहा है, एफ फोर्स लगा रहा है। तो अगर ये एफ फोर्स लगाएंगे और मास एम है तो नीचे क्या लगेगा, मतलब यहाँ पे एक्चुअल क्या लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और इधर लगेगा फ्रिक्शन एफ। ठीक है, तो फ्रिक्शन लगेगा। तो एक बात बताते हैं, कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शन और नॉर्मल के रिजल्टेंट, ये देखो ये टच है सरफेस के, ये भी टच में रहता है नॉर्मल रिएक्शन, तो इसके बीच इस यहाँ से जो दोनों का रिजल्टेंट जाएगा उसी को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। यहां से जो जाएगा फोर्स, दिस इज नोन एज कांटेक्ट फोर्स। देख लीजिए कांटेक्ट फोर्स हो गया। ठीक है, तो व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसी एंगल को बोलते हैं। देख लीजिए फाई। तो व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सबसे पहला बात ये है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन तब डिफाइन होता है व्हेन बॉडी इज अबाउट टू स्लिप, जस्ट अबाउट टू स्लिप, जैसे ही स्लिप करने वाला, तो जैसे ही स्लिप करे तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज व्हेन body is just about to sleep। देखिए, when body is just about to move या just about to sleep move, then angle between, देखिए angle between resultant contact force and normal reaction and resultant contact force known as angle of friction। देख लीजिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन कब होता है, जैसे ये मोशन में है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे। अगर जैसे ही जस्ट मोशन इज अबाउट टू स्टार्ट, जैसे ही मोशन स्टार्ट होने वाला है वहीं पे बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। तो ये बॉडी है, जैसे ही स्टार्ट होगा मोशन तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, एफएस मैक्स। यहां पे बात देख लीजिए, व्हेन बॉडी इज जस्ट, यहां पे लिखा हूं जस्ट अबाउट टू मूव, तो ये कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, एफएस मैक्स लगेगा। और एफएक्स मैक्स लगेगा तो यहाँ पे एफएस मैक्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। अब यहां से देख लीजिए, अब चाहो तो ये फोर्स देख लीजिए, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, अब इस फोर्स को आप चाहो तो यहां लिख सकते हो वेक्टर के अकॉर्डिंगली। ठीक है, म्यू एस इंटू एन, ये वाले को यहां पे लेके चलेंगे। और tan फाई डायग्राम से लिखते हैं, tan फाई इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है, म्यू एस एन अपॉन एन, और दिस इज इक्वल टू म्यू एस। तो यहां से फाई इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स म्यू एस। ठीक है, यहां से देख लीजिए फाई इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स म्यू एस, और दिस इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो व्हाट इज, यहां पे लिख देता हूं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, फाई इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स म्यू एस। कोई कंफ्यूजन किसी को, जैसे एग्जांपल यहां पे दे दें, कोई बोल रहा कि फाई दे दिया भाई 30 डिग्री, बोला कि फाइंड म्यू, लीजिए फाइंड म्यू एस, तो क्या लिखोगे, tan फाई म्यू एस इक्वल टू क्या होगा, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो म्यू एस की वैल्यू क्या हो गई, 1/√3। कोई कंफ्यूजन किसी को, लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बात करेंगे। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, इसको लिख लीजिए।
एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बात होगी। एंगल ऑफ रिपोज, इसका नोटेशन में अल्फा से देगा, ठीक है। एंगल ऑफ, हाँ, एंगल ऑफ रिपोज क्या है समझते हैं। हेडिंग है एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। ये ब्लॉक है, ये अल्फा है, मास है। तो एंगल ऑफ ब्लॉक सॉरी एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है समझते हैं कि जैसे यहां पर देखिए, इसे मैंने बनाया ऐसा, ये रखा हुआ ऐसे ऐसे रखा हुआ, ये देखना एंगल बढ़ा रहा है, एंगल बढ़ा रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम बढ़ा रहे हैं, देख लीजिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ा रहा है, गिरेगा क्या, नहीं गिरा, नहीं गिरा, नहीं गिरा, नहीं गिरा। जैसे ही देखिए अब ये स्लिप किया बस, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। देखिए इस एंगल को नहीं बोलेंगे, कोई भी एंगल बोले, जैसे ही मोशन इज अबाउट टू स्टार्ट, देखिए मोशन स्टार्ट हुआ, जैसे यस दिस एंगल, जैसे ही ये मास स्लिप करे, जैसे ही ये मास इज अबाउट टू स्लिप, ठीक है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। तो व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? मिनिमम एंगल, इसका डेफिनेशन लिखते हैं, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन at which body is just about to sleep on plane, मतलब इस प्लेन पे जस्ट अबाउट टू स्लिप, ठीक है, या जस्ट अबाउट टू स्लिप, जस्ट बिगिन टू स्लाइड, ठीक है, नोन एज एंगल ऑफ रिपोज, उसी को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। अगर इसका मोर डिटेल बात करते हैं, अब यहाँ से देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा, क्या होगा, mg, और इधर क्या आता है आपको पता है, mg cos अल्फा, और यहाँ पर आएगा mg sin अल्फा, और दिस इज व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे चूंकि कह रहा है क्वेश्चन की ये एंगल को बोलते हैं, और यहाँ पे फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, Fs मैक्स लगने वाला है, क्योंकि मोशन जैसे ही स्टार्ट होता है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, Fs मैक्स us इंटू m। अब देख लीजिए mg sin अल्फा इक्वल टू म्यू एस n, ठीक है, और n इक्वल टू क्या होगा, mg cos अल्फा, n इक्वल टू mg cos अल्फा इक्वल टू म्यू सॉरी n, नॉर्मल रिएक्शन, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, साइन बाई कॉस tan अल्फा इक्वल टू यहाँ भी क्या आएगा, म्यू एस, इसका मतलब यहाँ से आ गया म्यू एस इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा। अरे अभी तो जस्ट पढ़ा था हमने, एंगल ऑफ रिपोज इज न्यूमेरिकली tan अल्फा सॉरी अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। अब यहाँ पे अल्फा को क्या लिख सकते हो, देख लीजिए यहाँ पे अल्फा इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस लिख सकते हो। एंगल ऑफ रिपोज इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, एंगल ऑफ रिपोज इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देख लीजिए एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों एक ही चीज होती है, मतलब न्यूमेरिकली इक्वल होता है, दोनों का डेफिनेशन अलग अलग चीज है, ठीक है। वो एक नॉर्मल प्लेन पे बात होती थी एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, और ये बात हो रही है इंक्लाइंड प्लेन पे, देख लीजिए फिर से, ये ऐसे देखिए एंगल बढ़ा रहे हैं, एंगल बढ़ा रहे हैं, एंगल बढ़ा, जैसे ही स्लिप स्टार्ट हुआ, दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, जस्ट अबाउट टू मूव, ठीक है, देख लीजिए। अब इस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम के बारे में बात होगी। नहीं, प्रॉब्लम से पहले थोड़ा सा एक बात को समझते हैं,
मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के मोशन को समझते हैं। जैसे ये थीटा एंगल है और इस पे मास m रखा हुआ है। अब समझना पहला, यहाँ पे थीटा को लेस देन हम क्या कर ले रहे हैं, थीटा को लेस देन क्या करते हैं, अल्फा करते हैं। एक थीटा इक्वल टू अल्फा लिखते हैं और थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा लिखते हैं और बात को समझते हैं। कहानी क्या है देखिए, ध्यान से समझिए। ये देखिए, जैसे ही स्लिप स्टार्ट होगा, यस, इसी एंगल को बोलते थे एंगल ऑफ रिपोज। इस एंगल पे स्लिप हो रहा है, इसको रिपोज बोलते हैं। इससे अगर थीटा कम कर दिया, एंगल अगर कम कर दिया, देखिए ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, नो मोशन, नो स्लाइडिंग। यहां पर क्या होगा, नो स्लाइडिंग, स्लाइडिंग होगा ही नहीं, रेस्ट में रहेगा। वैसे रेस्ट नहीं बोलना चाहिए, रिलेटिवली रेस्ट में रहता है, इस सरफेस की रिलेटिवली रेस्ट में है। ठीक है, अगर ये भी चल रहा है तो अलग बात होगी, तो रिलेटिवली रेस्ट की बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पे बात होती है जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होती है, इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। देख लीजिए, अगर जिससे स्लिप कर रहा था उससे हमने कम रखा तो भाई रेस्ट में रहेगा, लेकिन उससे अगर बराबर कर दिए, यहाँ पे जस्ट अबाउट टू स्लाइड, यहाँ पे स्लाइड जस्ट होने वाला है, और यहाँ पे होगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, Fs मैक्स लगता है, Fx मैक्स लगेगा। आप चाहो तो F लिमिटिंग भी बोलते हैं इसको, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसकी वैल्यू हो जाएगी Fs मैक्स इक्वल टू μs into n। When motion is just about to start, at that time which force is which friction is acting, maximum static friction। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा ज्यादा हो गया, देख लीजिए थीटा ज्यादा कर दिले, ये तो पूरा गिर जाएगा, मोशन होगा, यहाँ पे स्लाइडिंग होगा, मोशन होगा, और मोशन होगा तो एक ही फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। ठीक है, इस पे प्रॉब्लम करते हैं, लिख लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन ये है कि ये मास m दिया हुआ है, एंगल यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन एंगल ऑफ रिपोज इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो वो बताना है। एंगल यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया है, तो इसको सॉल्व करने का मेथड वन तरीका, सबसे पहला तरीका, दूसरा मेथड भी बता देंगे यहाँ पे। देखिए मेथड वन सबसे एकदम बेसिक यहाँ से कर रहे हैं, कुछ हमें पता नहीं। एम है, यहाँ पे क्या लगेगा, एम जी, इधर इसका कंपोनेंट आएगा एम जी, एंगल कितना है 30 डिग्री, और 30 डिग्री की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या लगेगा 30 डिग्री वैल्यू, तो एम जी साइन 30, तो क्या लगेगा यहाँ पे एम जी अपॉन 2 वैल्यू हो गया, और यहाँ पे क्या लगेगा एम जी कॉस 30 में साइन एम जी √3/2। देख लीजिए इधर का 30 होता है तो एंगल 30 हो जाएगा, तो इधर कॉस लगेगा, इधर साइन लगेगा, तो बात पता है। तो यहाँ पे लिख दिया वैल्यू, और यहाँ पे क्या लगेगा नॉर्मल। एक बात और है, यहाँ अल्फा दिया हुआ, अभी जस्ट बात किया था, देख लीजिए tan अल्फा इक्वल टू म्यू एस, अल्फा tan 60 इक्वल टू म्यू एस √3। यहाँ से म्यू एस की वैल्यू हमें पता हो गई, इस सरफेस का म्यू एस ये है, म्यू एस की वैल्यू पता हो गई।
अब बताइए यहाँ पे जाने की टेंडेंसी किधर है, इधर है, तो यहाँ पे क्या है एफ एस सॉरी एफ फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पे करते क्या थे, देख लीजिए यहाँ पे करते क्या थे कि फ्रिक्शन का चेक कर लेंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन चेक करना है। एफ एस मैक्स इक्वल टू म्यू एस एन, म्यू एस की वैल्यू बता दीजिए, म्यू एस की वैल्यू √3 और नॉर्मल की वैल्यू ये है एम जी इंटू √3/2, नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों बराबर है और √3 कैंसल, सॉरी 3mg/2। अब ये देखिए एफ एस मैक्स आ गया हमारे पास इतना। अच्छा आप ही बताइए मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन इतना है 3/2 1.5 mg, और ये जो फोर्स लग रहा है mg/2 अप्लाइड फोर्स ये है, फ्रिक्शन इतना है, तो क्या होगा एफ अप्लाइड इज लेस देन एफ एस मैक्स। एफ अप्लाइड कितना है mg/2 है, एफ एस मैक्स कितना है, सो क्या में रहेगा रेस्ट में रहेगा, ठीक है। और रेस्ट में रहेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन। असलेशन क्या होगा 0 होगा, असलेशन क्या होगा 0, और स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होगा वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू हो जाएगा वैल्यू mg/2। क्लियर है, mg/2 स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा अप्लाइड फोर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा mg/2। कोई कंफ्यूजन किसी को? इसी चीज को दूसरा तरीका से सॉल्व करने के लिए, इतना ड्रामा करने से बचने के लिए, ये तो बेसिक तरीका है, मेथड 1 बेसिक। इसी चीज को आप चाहो तो दूसरे तरीके से सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये पता है अल्फा कितना है 60 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री, दिखाई दे रहा है थीटा इज लेस देन अल्फा, अल्फा होता है तो नो स्लाइडिंग, होगा ही नहीं स्लाइडिंग, तो क्या में रहेगा रेस्ट में रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है अप्लाइड फोर्स, और स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स यहाँ पे कितना है देखिए mg/2, स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, खत्म। और स्टैटिक फ्रिक्शन है तो चूंकि एक्सेलरेशन क्या होगा 0, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये है मेथड 2, आप ऐसे भी अप्रोच ले सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ऐसा देखिए। तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहाँ पे क्या करेंगे 2 kg का ब्लॉक है, तो यहाँ पे 2 kg का है, तो यहाँ पे क्या लगेगा 20 न्यूटन, और एंगल चूंकि ये कितना है 37, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या लगेगा फोर्स mg मतलब 20 cos 37, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है cos 30, सॉरी इधर लगेगा 20 cos 37, 20 इंटू 4/5 16 हो गया, और यहाँ पे फोर्स लगेगा 20 sin 37, तो 20 इंटू 3/5 12 न्यूटन ये लग रहा है फोर्स, ये 12 लग रहा है 16 लग रहा है, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे लगेगा F, ठीक है। और इसको चेक कर लेते हैं एफ एस मैक्स इक्वल टू जस्ट म्यू एस इंटू एन, म्यू एस की वैल्यू कितनी है बताइए फटाक से 0.3, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 16, ये वैल्यू हो गई 4.8। अब ये देख लिए मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है 4.8, लेकिन हम अप्लाइड कितना कर रहे हैं फोर्स 12, तो यहाँ से पता चल गया एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, तो क्या होगा मोशन होगा, और मोशन होगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक, एफ के इक्वल टू क्या होगा म्यू के इंटू एन, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, मोशन होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 16 4.8, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा हो गया 4.8। अब यहाँ से आप सोच सकते हैं कि देख लीजिए चूंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई
सॉरी ये वैल्यू है 12 और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 4.8 और ये असलेशन देख लीजिए असलेशन इक्वल टू क्या हो गया 2 kg क्या है असलेशन इक्वल टू 12 माइनस 4.8 अपॉन 2 ये होएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा 7.2 अपॉन 2 वैल्यू विल बी 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ से हमने असलेशन निकाल लिया है ठीक है। तो यहाँ म्यूएस की वैल्यू सॉरी म्यूएस की वैल्यू क्या है 0.4 है ये वैल्यू 6.4 आएगी ठीक है। फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा म्यूएस की वैल्यू म्यूएस इंटू एल लिखिए फिर से समझते हैं इसका जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हमने क्या किया एफ एस मैक्स चेक कर लिया और एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स तो मोशन होगा तो काइनेटिक लगेगा काइनेटिक की वैल्यू ये लगा दिया यहाँ से असलेशन निकाल दिया तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये आ गई 4.8 न्यूटन और असलेशन की वैल्यू ये आ गई ठीक है 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है नेक्स्ट में लिख लीजिए क्वेश्चन ये है कि थीटा है ये मास है इसको एफ फोर्स लगा रहे हैं क्या लगा एफ फोर्स वी वांट टू प्रिवेंट लिख रहे हैं क्वेश्चन है वी वांट टू प्रिवेंट डाउनवर्ड स्लिपिंग वी वांट टू प्रिवेंट डाउनवर्ड स्लिपिंग हम डाउनवर्ड स्लिपिंग को रोकना चाहते हैं तो मिनिमम अपवर्ड फोर्स इज मिनिमम अपवर्ड फोर्स की वैल्यू बतानी है और इसका ये म्यू एस सब दिया है लो म्यू के मान लिया म्यू एस मान लिया दे दिया जो जरूरत है डेटा दे दिया तो इसी का मिनिमम वैल्यू निकालना है जैसे ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ कोई चीज तो ये नीचे जाएगा तो कम से कम क्या फोर्स लगाएं ताकि स्लिपिंग ना हो। सॉल्व करने का तरीका यही है कि सबसे पहले क्या करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम देखिए मास है तो इधर का कंपोनेंट क्या आएगा बताइए थीटा है तो एम जी साइन थीटा इधर का कंपोनेंट क्या आएगा एम जी कॉस थीटा ये था एम जी इसी के दो कंपोनेंट ले लिए एम जी साइन थीटा कॉस थीटा और दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा अगर ये जस्ट स्लाइड होने वाला है देख लीजिए वी वांट टू प्रिवेंट डाउनवर्ड स्लिपिंग तो कौन सा लगेगा एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा कौन सा लगेगा वी वांट टू प्रिवेंट डाउनवर्ड स्लिपिंग ये रुका रहना चाहिए तो क्या लगेगा एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जहाँ चूंकि इसका असलेशन क्या होगा 0 और ये एफ फोर्स है ये अपवर्ड इस साइड का फोर्स इक्वल टू दिस एफ प्लस एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा और यहाँ पे एफ एस इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ ठीक है। और आपको पता है एफ एस इज लेस देन एफ एस मैक्स और एफ एस की जगह लिख दीजिए एम जी साइन थीटा माइनस एफ लेस देन एफ एस मैक्स की जगह क्या लिखेंगे म्यू एस इंटू एन और एन की जगह लिख लीजिए एम जी साइन थीटा माइनस एफ लेस देन म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन की जगह एम जी कॉस थीटा ठीक है। अब यहाँ से एफ की वैल्यू क्या उधर चले गए एफ यहाँ पे आएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस एम जी कॉस थीटा दिस इक्वल टू एफ। अब यहाँ से वैल्यू आपको पता चल गई कि एफ देख लीजिए एफ इज ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस एम जी कॉस थीटा यही मिनिमम है फ्रिक्शन इससे ज्यादा लगना चाहिए तो एफ मिनिमम की वैल्यू क्या हो गई एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस एम जी कॉस थीटा ये मिनिमम फोर्स है इससे ज्यादा लगाओगे तो ये स्लिपिंग रोक लेगा नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन किसी को लिख लीजिए क्वेश्चन को
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लीजिए ऐसा मास है, ये नीट में भी आ चुका है क्वेश्चन, ऐसे ये छोटा मास मानते हैं और ये पूरा सिस्टम ए सबलेशन से चल रहा है, पूरा सिस्टम क्या से जा रहा है, ए सबलेशन से, इस पे व्हील कर दिया, ठीक है, और ऐसा जा रहा है, पूरा सिस्टम ये जा रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली, ये ट्रॉली है, कह रहा है कि फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन, ये पूछा है, नीट में पूछा है, ठीक है, याद नहीं मुझे डेटा कि कब पूछा है, लेकिन पूछा है। फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली एंड मिनिमम फोर्स, ठीक है, सो दैट मास डज नॉट फॉल, सो दैट मास डज नॉट फॉल, ताकि ये मास न गिरे, सो दैट मास डज नॉट फॉल, मास न गिरे, तो मिनिमम फोर्स भी बताना है, मिनिमम ये भी बताना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, ये छोटा मास का ले लिया, क्या लगेगा mg। एक बात ये है कि यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, गिरना ही नहीं है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्या लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, नीचे जाने की टेंडेंसी है तो ऊपर क्या लगेगा एफ लगा। और यहाँ पर देख लीजिए, चूंकि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो इधर से तो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और एक बात और है कि ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये चूंकि हम मोशन बैठ के इस सिस्टम पर डिस्कस करेंगे तो एक सीडो फोर्स भी लगता है, सीडो फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट है, जा रहा है इधर लगेगा सीडो फोर्स, m इंटू ए, एन इक्वल टू क्या हो गया एम ए, और एफ एस इक्वल टू क्या हो गया एम जी, ठीक है। और आपको पता है कि एफ एस इज लेस देन एफ एस मैक्स, ठीक है, और एफ एस की जगह क्या लिखोगे एम जी, और एफ एस मैक्स की जगह म्यू एस इंटू एन, एन की जगह लिख दो एम ए, यहाँ पे चाहो तो लिख लेते, इसलिए पढ़ा लेते हैं, एम जी इज लेस देन म्यू एस एम जी, और यहाँ से ये कैंसल, म्यू एम ए है, ठीक है, और यहाँ से क्या लगेगा जी अपॉन म्यू एस ए, इसका मतलब ए इज ग्रेटर या इक्वल टू जी अपॉन म्यू एस, यहाँ से ए मिनिमम की वैल्यू क्या आ गई जी अपॉन एस। ये मिनिमम एक्सेलरेशन है, इस ब्लॉक को, ये ट्रॉली को देना पड़ेगा, जिसके लिए ये छोटा वाला ब्लॉक फॉल ना करे। सेकंड क्वेश्चन पहला तो हो गया, सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा है फोर्स, एफ मिनिमम इक्वल टू क्या होगा, टोटल मास कितना है, मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए मिनिमम, और क्या हो जाएगा एम प्लस एम इंटू देख लीजिए जी अपॉन म्यू एस, ये हो गया मिनिमम फोर्स, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, एक क्वेश्चन और करेंगे, लिख लीजिए, कोई कंफ्यूजन है किसी को, लिखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि ये देखिए छोटा सा मास रखा हुआ ऐसे घूम रहा है, जैसे आपने पढ़ा होगा मौत का कुआं, ठीक है, उस पर क्या होता है, या फिर समझते हैं कि ये सिलेंडर है, इसको घुमा रहे हैं, ओमेगा से घुमा रहे हैं, ठीक है, तो कितना वेलोसिटी तेज किया जाए ताकि ये स्लाइड न करे, अगर स्लो कर दो तो ये गिर जाएगा मास, अगर तेज किया तो स्लाइड न करे। फाइंड मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ताकि मास विल नॉट स्लाइड, ताकि मास विल नॉट स्लाइड। ये भी क्वेश्चन नीट में ऐसा आ चुका है, क्वेश्चन नीट का भी करेंगे कि क्या होगा। तो सॉल्व करने का तरीका ये है, इस क्वेश्चन को फ्री बॉडी डायग्राम देख लीजिए, ये ब्लॉक छोटे वाला मास का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाते हैं, यहाँ पे क्या लगेगा एम जी, तो फॉल ना करे मतलब कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन। एक बात आप, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे सीडो फोर्स होता है, उसी तरह रोटेशनल मोशन में
ये सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ये घूम रहा है ऐसे, ठीक है, कंसंट्रेशन इसके बाहर की ओर लगता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, देख लीजिए एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की ओर लग रहा है। और यहाँ पे चूंकि ब्लॉक है, सॉरी ये कर लिया, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगा देते हैं ना, इसके अंदर की ओर फोर्स लगेगा, ये देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं इस मास का, तो ये मास पे जो लगेगा, ध्यान दीजिएगा ये, तो यहाँ पर बाहर साइड में, तो यहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, और बाहर के जो फोर्स लगेगा ऐसे बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल, और यहाँ से क्या पता चल गया, एन इक्वल टू क्या पता चल गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और एक एफ एस इक्वल टू क्या हो गया, एम जी। अभी जस्ट पढ़ा था, कभी भी मिनिमम मैक्सिमम के बारे में कोई क्वेश्चन में बात करें, आंख बंद करके यहाँ पे ले लिए एफ एस इज एफ एस मैक्स, और एफ एस के जगह क्या लिखोगे, एम जी, और एफ एस मैक्स के जगह म्यू एस इंटू एन, एम जी इज लेस देन म्यू एस, एन के जगह क्या लिखोगे, यह वैल्यू डाल दो यहाँ पे, एम आर ओमेगा स्क्वायर, मास और मास कैंसल, यहाँ से वैल्यू क्या होगा, जी अपॉन म्यू एस इंटू आर दिस इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, यहाँ लिख रहा है ओमेगा ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ जी अपॉन म्यू एस इंटू आर, यहाँ से आप वैल्यू निकाल दिया, ओमेगा मिनिमम इक्वल टू जी अपॉन म्यू एस इंटू आर, ये वैल्यू ओमेगा की हो गई। कोई कंफ्यूजन किसी को, देख लिया हमने क्या किया, एनजी लग रहा है, टेंडेंसी नीचे है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ताकि ये स्टिक न करे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और चूंकि इसका नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, तो बाहर की ओर एक फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल अंदर की ओर होता है, अगर उसी फ्रेम में डिस्कस करते हैं, सॉरी इनर्शियल फ्रेम में डिस्कस करते हैं, तो यहाँ से हमने कुछ नहीं किया, एफ एस की वैल्यू पता चल गई, एफ एस इज एफ एस मैक्स और म्यू एस इंटू एन, ठीक। एक क्वेश्चन आया है नीट, ये क्वेश्चन नीट 2019 में क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, नीट वाला क्वेश्चन लिख देते, यही क्वेश्चन है, ऐसे लिख देते हैं। क्वेश्चन था, ये मास दे दिया था, मास दिया था कितना, 10 kg दिया था, ये छोटा वाला मास को 10 kg दे दिया, और रेडियस, इसका रेडियस, ये रेडियस की वैल्यू दे दिया है कितना, 1 मीटर दिया था, और ये म्यू, जो म्यू एस की वैल्यू है, या म्यू दिया था उस क्वेश्चन में, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.1 दिया था, तो पूछ रहा है कि फाइंड वही ओमेगा मिनिमम ओमेगा, ताकि मास विल नॉट स्लाइड, ताकि मास विल नॉट स्लाइड, तो क्या करोगे, ओमेगा मिनिमम इक्वल टू जी अपॉन म्यू एस इंटू आर, जी की वैल्यू 10, म्यू एस की वैल्यू 0.1, और आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू क्या है 1, अब यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 100, रूट अंडर 100 ऊपर चला गया, वैल्यू विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी रेडियन पर सेकेंड। आपके पास ऑप्शन भी था, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। पहला ऑप्शन था इसमें 10 पाई था रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, 10 था रेडियन पर सेकेंड, तो आंसर ये था, ठीक है। एक था 10 अपन पाई ले लेते हैं, ठीक है, और एक ऑप्शन आपके पास ये था 10/2 पाई रेडियन पर सेकेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन किसी को, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, तो कुछ नहीं, रेडीमेड फॉर्मूले पे, ताकि मास विल नॉट स्लाइड। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन ये है नेक्स्ट, क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक इंसेक्ट है, चढ़ना स्टार्ट कर रहा है हेमिस्फेरिकल बॉल से, तो कह रहा है कितना हाइट तक चढ़ेगा, देखिए ये हाइट तक, ये एच की वैल्यू एच हो गया, कितना हाइट तक चलेगा, ताकि देख लीजिए अप टू विच इट क्रॉल अप इन द बॉल, द इंसेक्ट crawling in a hemispherical ball of radius r, find the maximum height up to which it can crawl। कितना तक चढ़ सकता है, एक लिमिट आएगा ना चढ़ के, फिर वहां से स्लिप करने लगता है, समझ में आया, ऐसे सरफेस है, ऐसे देखिए जैसे जैसे ऊपर जाएगा इधर गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे तो मैक्सिमम कितना हाइट तक चढ़ेगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे इसका रेडियस आर है, इसका क्या लगेगा mg,
ठीक है। इधर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, और पता है नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सेंटर से पास होगा, और ये एंगल चूंकि थीटा मान लिया तो ये भी एंगल, देखिए ये थीटा है तो ये एंगल क्या होगा थीटा, ये क्या लगेगा mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा mg sin थीटा। नॉर्मल और ये बैलेंस होगा भाई, नेट फोर्स इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, फ्रिक्शन चूंकि रोलिंग कर रहा है तो म्यू इंटू एन, ठीक है, और म्यू इंटू एन की जगह क्या लिखोगे एम जी कॉस थीटा, ये हो गया। तो यहाँ से क्या पता चला, एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, एम जी और एम जी कैंसल, साइन बाई कॉस टैन थीटा इक्वल टू क्या हो गया म्यू। एक बात और बताएं, चूंकि ये पूरा आर रेडियस है, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस कोई बता सकता है क्या होगा, h, ये पूरा डिस्टेंस r है, पूरा रेडियस है, और ये डिस्टेंस ये r है, तो r cos थीटा, r cos थीटा। तो चाहो h इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देख लीजिए h इक्वल टू r माइनस r cos थीटा, ठीक है, r कॉमन कर लीजिए 1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये डायग्राम बना दीजिए, tan थीटा दिया हुआ है म्यू, म्यू 1 प्लस म्यू स्क्वायर, tan थीटा दिया हुआ है इसकी वजह से, तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1/1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट अंडर, ये वैल्यू होगी। और यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू cos थीटा की वैल्यू, थीटा में पूछ लिया तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, r इंटू 1 माइनस 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट। दिस इज व्हाट, दिस इज मिनिमम, दिस इज देख लीजिए h इक्वल टू आर इंटू आर माइनस कॉस थीटा, यहाँ लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ से पुट करोगे तो h देख लीजिए h इक्वल टू आ जाएगा r इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस म्यू स्क्वायर। यही हाइट तक वो चढ़ सकता है। कोई कंफ्यूजन किसी को, h इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस म्यू स्क्वायर। देख लीजिए फिर से क्वेश्चन, इसका फ्री बॉडी डायग्राम mg साइन थीटा, mg cos थीटा, नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा, और ये बैलेंस कर लिए, यहाँ से tan थीटा आ गया, tan थीटा आ गया तो क्या निकल जाएगा cos थीटा निकल जाएगा। डायग्राम से tan थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यहाँ से ये निकल गया cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस एडजेसेंट अपॉन, मतलब सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, वहाँ से, और यहाँ से h, ये हाइट कितना होगा, ये r है और ये r cos थीटा है, ये निकल दैट इज आंसर, इतना हाइट तक ये चढ़ सकता है। ओके, थैंक यू।